मेरा टॉपिक है चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी। इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा और जो चाइना है उस पर अभी वर्तमान में क्या प्रभाव है, इसकी हम तुलनात्मक व्याख्या करेंगे। तो सर्वप्रथम जो चाइना है उसने वन चाइल्ड पॉलिसी 1980 में शुरुआत की थी, जब उसकी लगभग 1 अरब के करीब उसकी जो जनसंख्या है वो पहुंच गई थी। उसने आर्थिक संकट को देखकर भूखमरी और अकाल के कारण ये जो वन चाइल्ड पॉलिसी है इसको पेशकश की थी और इसको लागू किया था। लेकिन वर्तमान में अभी हम वर्तमान में देखें तो इसका विपरीत प्रभाव भी पड़ा है। जो अभी जो भारत है उसके लिए भी जो सबक है वो एक सबक के रूप में ले सकते हैं। जो इसकी जो क्या क्या एक तरीके से क्या क्या शुरू से लेके अब तक इस जो पॉलिसी है इसके बीच में क्या क्या हुआ है, इसका हम विश्लेषण करेंगे। तो सर्वप्रथम जब चाइना ने ये 1980 में लागू करी थी वन चाइल्ड पॉलिसी, इसमें जो दंपत्ति और इनको सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की अनुमति दी गई थी। इसमें उन्होंने एक तो मानवाधिकार का अपरिहार्य रूप से दमन किया गया था। और इसमें फिर उसके बाद जब चाइना बूढ़ा देश होता गया, युवाओं की आबादी उसमें घटती गई और बूढ़ों की आबादी बढ़ती गई, तब चाइना ने 2016 में 2 बच्चों की नीति लागू करी और अभी उसमें नीतिगत बदलाव किए गए हैं। जो 2020 में उसने यह घोषणा की कि अब 2 बच्चों की जगह 3 बच्चे पैदा कर सकते हैं। लेकिन अभी वहाँ के जो युवा है ना तो वो ये जो पॉलिसी है इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि इसमें इसके बहुत सारे प्रभाव पड़े। जो वन चाइल्ड पॉलिसी के अंतर्गत उन्होंने उस टाइम इसके जो बुरे प्रभाव है उनको नज़रअंदाज किया गया था, जो अब इसके प्रभाव पड़ रहे हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें सबसे पहले इसका जो प्रभाव पड़ा था वो है अभी वर्तमान में। फर्स्ट है श्रम की जो कमी है, वो श्रम की कमी घटी है और जो सामाजिक खर्चों में जो वृद्धि हुई है, एक वो जिसके कारण जो दंपत्ति है वो जो बच्चे पैदा करने में संकोच कर रहे हैं, क्योंकि एक श्रम की कमी हुई है और एक जो सामाजिक जो व्यय प्रणाली है उस पर उसका प्रभाव पड़ा है। श्रम की कमी में ऐसा है जो अभी बढ़ती इसमें श्रम की कमी हुई है और जो सामाजिक खर्च है उसमें वृद्धि हुई है। सामाजिक खर्च में जो वृद्धि है वो इस प्रकार, जैसे कि अभी उनके जो देश है उसमें जो बूढ़ों की संख्या या वृद्धजनों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य देखभाल और जो आर्थिक उनका जो खर्चा है वो और बढ़ता जा रहा है। वो जो चाइना की जो सरकार है वो उसके ऊपर ही उल्टा बोझ बन चुका है। जो उसके लिए एक सबक है, जो उसने वन चाइल्ड पॉलिसी स्टार्ट करी थी, उसमें अभी वर्तमान में जो देखे उसकी लगातार जो युवा वृद्धि है वो कम होती जा रही है और जो वृद्धजन है उनकी आबादी है वो बढ़ती जा रही है। तो और जो दूसरा पक्ष हम देखें उसमें जो इसके सबक में उसमें विकासशील देश और जो विकासशील देश और जो विकसित देश है उसके लिए सबक ये जो विकसित देश है उसमें जापान और जर्मनी है, ये भी एक बूढ़े देश बन चुके हैं। और जो जापान है उसने तो अभी घोषणा भी की थी आए दिनों में कि वो भारत से युवाओं को ले जाएगा, क्योंकि एक जो भारत है वो अभी युवा देश है जिसकी आबादी 15 से 25 वर्ष के बीच में, वो अधिक युवा अभी वर्तमान में भारत में है। और जो जापान है उसमें बूढ़ों की संख्या अधिक है, तो उनको कार्य करने के लिए युवाओं की ज़रूरत है। और इसमें अब भारत के ऊपर भारत जो वन चाइल्ड पॉलिसी, अगर उसके संदर्भ में देखें हम कि अगर जैसे कि अभी 2023 तक आंकड़ों के हिसाब से 2023 तक जो भारत में जो चाइना से आबादी भारत की दुगनी हो जाएगी और भारत को जो चाइना है वो चाइना की आबादी को भारत 2023 में उसका जो आंकड़ा है वो पार कर लेगा और जो विश्व है उसकी जनसंख्या सब भारत की सर्वाधिक हो जाएगी। और यूएन के हिसाब से देखें, संयुक्त राष्ट्र के हिसाब से तो 2027 तक भारत जो है चाइना की जो आबादी उसकी दुगनी हो जाएगी और जो दुनिया है उसका सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जाएगा। तो इसमें जो सबसे सर्वप्रथम जो चीन के लिए जो समस्या थी
इसमें जो विकसित देश के विपरीत उसके यह प्रभाव पड़ा उसकी इस पॉलिसी का कि जो विकसित देश है उसमें तो वो बहुत समृद्ध थे और उनके लिए तो आर्थिक क्षेत्र और जो प्रौद्योगिकी क्षेत्र था वो प्रमुख था, लेकिन जो चाइना है उसमें कृषि और जो अभी वर्तमान में तो प्रौद्योगिकी उसका एक आधारशील है उसके लिए अर्थव्यवस्था का। परंतु जो विकसित देश है उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो उनके लिए जो उद्योग है वही ज़्यादा उद्योग और निवेश उनके लिए यही उसका आधार, जो विकसित देश है उसका आधारभूत अर्थव्यवस्था का यही है। लेकिन जो चीन है उसमें कृषि और कृषि के लिए ही उसका ज़्यादा फोकस रहता है, तो उसकी अर्थव्यवस्था को भी बहुत नुकसान पहुँच रहा है, क्योंकि उसमें युवाओं की आबादी बहुत कम है और वृद्धजन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे उनके जो कृषि क्षेत्र में उसमें उनका योगदान कम होता जा रहा है और उनके ऊपर आर्थिक बोझ बढ़ता जा रहा है। और हम सेकंड पॉइंट देखें तो उसमें ये भारत के लिए इसका सबक, पहला जो चीन ने जो कड़े उपाय किए थे उससे भारत को बचना चाहिए। जो चीन ने वन चाइल्ड पॉलिसी करी थी उसमें उन्होंने ज़बरदस्ती नसबंदी और उनके ऊपर अधिक जुर्माना लगाया था, जिससे उन्होंने मानवाधिकार का अपरिहार्य रूप से उल्लंघन किया था। और जो भारत है अगर ये थोपा जाएगा तो भारत की जो सामाजिक स्थिति है वो भी चीन से विपरीत है, और जो भारत की जो लोकतांत्रिक स्थिति है वो चीन में अलग है और भारत में अलग है। अगर हम इसका प्रयोग यहाँ पे करेंगे तो इसका पूरा विपरीत प्रभाव जो भारत पर पड़ेगा, और भारत की जो रीढ़ की हड्डी है एक तरीके से जो युवा है वो भी मतलब उसके विरोध में हो जाएंगे सरकार के। तो इसका अगर हम सरलतम उपाय देखें तो जो भारत ने इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने भी कई उपाय किए थे, जैसे जनसंख्या एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था भारत ने, जिसका प्रभाव यह रहा है कि अभी वर्तमान में इसकी जो प्रजनन दर है वो 2.1 पर पहुंच गई है। और जो अगर भारत में जनसंख्या वृद्धि को रोकना है तो इसके लिए और भारत सरकार को और अनुकूल प्रभाव देखने वो कर सकती है, तो उसमें सबसे सर्वप्रथम महिला शिक्षा को बढ़ावा देना है और जो महिला प्रजनन दर है उसको कम करने के लिए उनको शिक्षा की तरफ अग्रसर करना है, जिससे अगर शिक्षा बढ़ेगी तो महिला में शिक्षा बढ़ेगी तो वो जनसंख्या या फिर अपने स्वयं के लिए और अपने जो भविष्य के लिए उसके लिए जागरूक होगी, और जिससे वो इसका समाज पर भी प्रभाव पड़ेगा और जिससे जनसंख्या वृद्धि पर भी अनुकूल प्रभाव देखने को मिलेगा महिला शिक्षा को। एक तो ये तरीका हुआ जिससे भारत सरकार को शिक्षा में अधिक निवेश करना चाहिए और जो महिला शिक्षा है उस पर अधिक सुदृढ़ ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसका जो विपरीत प्रभाव है भारत की तरफ ये देखने को मिला है, जो अधिक जो पढ़े लिखे लोग हैं, जैसे कि जो राज्य भारत के केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जो दक्षिण के और उत्तर भारत में देखें दिल्ली, तो इन जो क्षेत्र है इन क्षेत्रों में जो जनसंख्या वृद्धि में काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर ये जो चीन का अभी हाल हो रहा है जिसमें वृद्धों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जो युवा है वो घटते जा रहे हैं, वो हाल ही में अगर भारत के इन राज्यों में देखें तो वो 30 से 40 वर्षों के भीतर ही हो जाएगा। और चाइना को तो इसमें लंबा समय लगा है और वो अब जाके वृद्ध देश बन जाएगा, लेकिन जो भारत के राज्य ये अभी से इस दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। तो इसका ये प्रभाव है कि अगर हमें सर दूसरा टॉपिक शुरू कर दूँ।